हेलो नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिम स्टडी ग्रुप में। तो आज फिर हम आपके लिए एक और मॉक टेस्ट लेके हाजिर है, जिसमें कि आपका HPGK और हिंदी ग्रामर। तो HPGK और हिंदी ग्रामर के मॉक टेस्ट आपके कंटिन्यू चले हुए हैं, जो कि आपके अपकमिंग एग्ज़ाम फॉरेस्ट गार्ड हो गया, आपका हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट गार्ड हो गया, पुलिस डिपार्टमेंट का हो गया, आपका पटवारी का हो गया, इन सब के लिए ये जो मॉक टेस्ट है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि कंटिन्यू आपके मॉक टेस्ट जो है वो चले हुए हैं। तो अब आपके जो वो आचार संहिता ख़त्म है आज से। तो आपके जो एग्ज़ाम है, जो आपके एग्ज़ाम डिले हुए हैं, उनका प्रोसेस भी वो जल्द ही स्टार्ट होने वाला है। तो जून जुलाई तक जो है वो आपका ये आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है कि हर रोज़ वीडियो शाम को 7:30 बजे अपलोड होती है। तो अपने टाइम से वीडियो को वॉच आउट कर लेना, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हो, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो ज़्यादा टाइम लेते हुए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा का जन्म जो वो किस से हुआ है। ठीक है, कहाँ से हुआ है हिंदी भाषा का जन्म। आपके जो वो वन लाइनर क्वेश्चन आज ज़्यादातर लेके आए हम, जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं बार बार। ठीक है, तो वन लाइनर क्वेश्चन है, सीधा ये क्वेश्चन और आंसर होंगे इसके। तो इम्पोर्टेंट है, इन्हीं से आपका एक नए क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में जरूर पूछा जाता है। तो हिंदी भाषा का जन्म कहाँ से हुआ है, तो ये हुआ है आपका लौकिक प्राकृतिक से, पाली प्राकृतिक से, अपभ्रंश से या वैदिक प्राकृतिक से। तो हिंदी भाषा का जो जन्म हुआ है वो हुआ आपका अपभ्रंश से। हिंदी भाषा का जन्म हुआ अपभ्रंश, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रिज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। ठीक है, तो हिंदी की विशिष्ट बोली जो ब्रिज भाषा, वो ब्रिज भाषा ऐसे लिख कहते हैं, ब्रिज भाषा, इसको सही कर लेना। ब्रिज भाषा जो वो किस रूप में जो वो सबसे अधिक जो है वो प्रसिद्ध है। तो राजभाषा के रूप में, राष्ट्रभाषा के रूप में, तकनीकी भाषा के रूप में, या काव्य भाषा के रूप में। तो ये जो ब्रज भाषा किस रूप में सबसे विशिष्ट बोली ब्रिज भाषा जो आपकी ये काव्य भाषा के रूप में जो वो अधिक प्रचलित है, काव्य भाषा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काव्य भाषा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास। ठीक है, अधिकतर जो आपकी भारतीय भाषाएं हैं, अधिकतर आपकी भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि में हुआ है। तो शारदा लिपि में हुआ, कुटिल लिपि में हुआ, खरोष्टी में, या ब्राह्मी में। तो अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास जो आपका वो हुआ है ब्राह्मी लिपि में। ठीक है, ब्राह्मी लिपि में। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्राह्मी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप क्या है। तो वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप क्या है। अवधि है, खड़ी बोली है, या ब्रिज भाषा है, या देवनागरी है। ठीक है, अवधि है, खड़ी बोली है, या ब्रिज भाषा, या देवनागरी है। तो वर्तमान हिंदी का जो प्रचलित रूप है वो है आपकी खड़ी बोली। ठीक है, वर्तमान हिंदी का जो प्रचलित रूप है वो आपका क्या है, खड़ी बोली है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। पहले आपसे पूछा गया है कि जो वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप क्या है, तो वो आपकी खड़ी बोली है। लेकिन अब आपका क्वेश्चन है आगे कि बोलता है कि हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से जो वो विकसित हुई है। तो मगध से हुई है, ठीक है, या शौरसेनी से हुई है, अर्धमगध से हुई है, या ब्राह्मण से हुई है। तो जो आपकी हिंदी खड़ी बोली है वो आपकी विकसित हुई है शौरसेनी से। ठीक है, तो शौरसेनी इसका जो वो राइट आंसर हो जाएगा। शौरसेनी से, शौरसेनी से ये जो ये विकसित हुई है। ठीक है, तो शौरसेनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी है। ठीक है, तो ये कितनी रहेगी, 14 है, 15 है, 18 है, या 22। तो ये आपकी 22। तो 22 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि जीभ के आधार पर स्वरों के कितने भेद होते हैं। तो अब पूछा आपसे कि जीभ के आधार पर स्वरों के भेद। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जीभ के आधार पर स्वरों के भेद कितने होते हैं। जीभ के आधार पर स्वरों के आपके भेद होते हैं 3। कितने होते हैं, 3 होते हैं जीभ के आधार पर। कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है आपका अग्र स्वर, ठीक है, एक होता है आपका मध्य स्वर, और एक होता है आपका पश्च स्वर। अग्र स्वर, मध्य स्वर
और एक होता है आपका पश्च स्वर। ठीक है, तो अग्र स्वर में कौन कौन से आते हैं? अग्र स्वर में छोटी ई आ जाएगी, बड़ी ई आ जाएगी, ए आ जाएगा और ए आ जाएगा, ये अग्र स्वर में आते हैं। पश्च स्वर में क्या आएगा? बड़ा आ जाएगा, बड़ा ऊ आ जाएगा, ठीक है, बड़ा ऊ आ जाएगा, छोटा ऊ आ जाएगा, फिर आपका ओ आ जाएगा और औ आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पश्च स्वर में आते हैं, ये आपके किस में आते हैं? पश्च स्वर में। ये ध्यान रखना, मध्य में नहीं आते, ये पश्च स्वर में आते हैं। और मध्य स्वर में क्या आता है आपका? मध्य स्वर में आपका आता है ओनली अ। ठीक है, अग्र स्वर में आएंगे आपके छोटी ई, बड़ी ई, ए और पश्च से मध्य स्वर में, ये मध्य स्वर में छोटा अ सिर्फ, ये मध्य स्वर में आएगा छोटा अ, और पश्च स्वर में आएगा आपका बड़ा आ, बड़ा ऊ, छोटा ऊ, ओ और औ। ये आएंगे आपके पश्च स्वर में। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना, कन्फ्यूज नहीं होना, आगे लिखने में थोड़ा आगे पीछे कर दिया मैंने, तो ये मध्य स्वर में सिर्फ आपका अ आता है। ये तो हो गया अच्छा आपका जीभ के आधार पर। ठीक है, दो टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, एक हो गया आपका जीभ के आधार पर, सेकंड टाइप का क्वेश्चन बनता है आपका कि उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के आधार पर लिख सकते हैं आप। ठीक है, दो टाइप से लिखते हैं इस क्वेश्चन को, उच्चारण के आधार पर या मात्रा के आधार पर। एक तो उच्चारण के आधार पर बोल लो, या मात्रा के आधार पर स्वर के भेद। तो वो भी कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर, या इनको आप क्या बोल सकते हो? मूल स्वर भी बोलते हैं। ठीक है, ह्रस्व स्वर और मूल स्वर। सेकंड होता है आपका दीर्घ स्वर। ठीक है, ये उच्चारण और मात्रा के आधार पर, ये दो शब्द याद रखने हैं। जीभ के आधार पर पीछे हो गए, उच्चारण के आधार पर ये याद रखना है अपने, दीर्घ स्वर। और थर्ड हो गया आपका प्लूत स्वर। तो एक कन्फ्यूजन, तो एक क्वेश्चन आपका क्लियर होगा कि या फिर जीभ के आधार पर हो या मात्रा या उच्चारण के आधार पर स्वरों के भेद हो, तो वो हमेशा 3 रहेंगे। अच्छा, दूसरी बात ये याद रखेंगे कि ह्रस्व स्वर और मूल स्वर एक ही चीज़ होती है। ठीक है, अब ह्रस्व स्वर में या मूल स्वर में आता क्या क्या, कौन कौन से आते हैं? तो ह्रस्व स्वर, इनमें क्या क्या आता है आपका? इनमें आता है एक छोटा अ आ जाएगा, छोटी ई आ जाएगी, छोटा ऊ आ जाएगा। ठीक है, ये आएंगे आपके किस में? ह्रस्व स्वर में या मूल स्वर में। ठीक है, इसके बाद आपका जो दीर्घ स्वर में, दीर्घ स्वर में क्या आ जाएगा? बड़ा आ जाएगा, बड़ी ई आ जाएगा, बड़ा ऊ आ जाएगा, ए आ जाएंगे, ए, ओ और औ, ये आ जाएंगे दीर्घ स्वर। अच्छा, ह्रस्व स्वर वह स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, और दीर्घ स्वर वह स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में अधिक समय लगता है, और प्लूत स्वर वह स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर से भी दुगना समय लगता है, जैसे ओम हो गया। ठीक है, ये आपके प्लूत स्वर में आते हैं। तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है आपका, बहुत ध्यान रखना कि उच्चारण के आधार पर पूछ ले या मात्रा के आधार पर पूछ ले तो आपके 3 भेद होंगे, जीभ के आधार पर पूछ ले तो 3 भेद होंगे, और ह्रस्व स्वर को ही मूल स्वर कहा जाता है, ये ध्यान रखना थोड़ा। ठीक है, यहाँ पे री भी आ जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जीभ के आधार पर स्वर के भेद 3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोलता है भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? सबको पता है शब्द है, व्यंजन है, स्वर है या वर्ण है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई आपकी वर्ण हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि राजेंद्र में कौन सी संधि है? अब राजेंद्र में आपकी संधि पूछी गई है, तो राजेंद्र का संधि विच्छेद करेंगे आप। तो जब राजेंद्र का संधि विच्छेद करेंगे तो इसका रस संधि विच्छेद क्या बनेगा? राजा। ठीक है, राजा जमा इंद्र। पर यहाँ एक बात आपने ध्यान रखनी है। ठीक है, जब मैं इसका संधि विच्छेद कर रहा हूँ राजा जमा इंद्र, तो इसमें जो है कि आपका ये मात्रा नहीं लगेगी। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, ये वाली मात्रा नहीं लगेंगी। राजेंद्र राजा जमा इंद्र, तो ये सिंपल आएगा आपका राजा जमा इंद्र। अच्छा, राजेंद्र, अब इसमें क्या आ गया आपका? इसमें आ गया। ठीक है, आ गया, यहाँ से राजा से आ गया, और यहाँ से क्या आ गई? छोटी ई आ जाएगी। ये क्या बनेंगे? ये बन जाएंगे आपस में ए बन जाएंगे, तब बना आपका क्या? राजेंद्र। ठीक है, तो अब पूछा गया संधि कौन सी है, तो ये आपकी राजेंद्र में कौन संधि है? दीर्घ संधि है, गुण संधि है, व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है। तो ये है आपकी गुण संधि। ठीक है, अब संधि कितने प्रकार की होती है? संधि तो वैसे आपके 3 प्रकार की होती है। 3 प्रकार की कौन कौन सी? पहली आ जाएगी आपकी स्वर संधि, दूसरी आ जाएगी आपकी व्यंजन संधि, तीसरी आ जाएगी आपकी विसर्ग संधि। विसर्ग संधि आ गई आपकी। अब जो स्वर संधि है, स्वर संधि के भी आगे भेद है, स्वर संधि के 5 भेद है। तो कौन कौन सी है? इसमें पहले आती है आपकी दीर्घ संधि। ठीक है,
दूसरी आती है आपकी गुण संधि, ये स्वर संधि के भेद है, ठीक है। थर्ड आती है आपकी वृद्धि संधि, फिर आएगी आपकी यान संधि, और फिर आएगी आपकी व्यंजन संधि। ये आपके जो है स्वर संधि के भेद है। ये इम्पोर्टेंट है इसलिए मैंने मेंशन कर दिया यहाँ पे। सीधे क्वेश्चन आता है कभी कभार कि स्वर संधि के कितने भेद है, तो स्वर संधि के 5 भेद है। सीधा संधि पूछा है कि संधि के कितने प्रकार की होती है संधि, 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो इसमें ये कौन सी संधि आपकी गुण संधि है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि उद्धार में कौन सी संधि है। अब उद्धार का संधि विच्छेद करेंगे सबसे पहले तो आप, ठीक है। तो उद्धार का जो संधि विच्छेद हो जाएगा आपका वो हो जाएगा उत जमा हार। ये हो गया उद्धार का संधि विच्छेद। अब इसमें क्या आया आपका त और ह, ये मिलके क्या बना रहे हैं, ये मिलके बना रहे हैं ध, ठीक है। तब ये उद्धार ऐसे बना उद्धार, ठीक है। अब एक शब्द और है आपका, जैसे आप लिखते हो वागीश, ठीक है, वागीश। तो इसका संधि विच्छेद तो आपको पता है क्या होता है, वाक जमा ईश। तो अब इसमें क्या होता है, इसमें क हलंत वाला आ गया यहाँ से, प्लस ई बड़ी ई, ये क्या बनाते हैं आपस में मिलकर गी, ठीक है। अब एक और होता है सज्जन। सज्जन का संधि विच्छेद आपको पता है, सत जमा जन, ठीक है। तो यहाँ से त हलंत वाला आ गया, यहाँ से ज आ गया, ये बनाते हैं डबल ज। तो सज्जन, ये थोड़ा सा ध्यान रखें, ये बनता कैसे, बागीश का बाग जमा ही, सज्जन का सत जमा जन, ठीक है। तो क्वेश्चन था आपका कि उद्धार में कौन सी संधि है। तो उद्धार में जो आपकी संधि हो जाएगी वो हो जाएगी व्यंजन संधि। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब आपका हिंदी का HPGK का सेक्शन स्टार्ट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये धामी गोलीकांड कब हुआ था। तो ये 14 जुलाई 1939 को, 13 जुलाई 1939 को, 16 जुलाई 1939 को, 9 जुलाई 1939 को। तो धामी गोलीकांड जो आपका ये हुआ था 9 जुलाई 1939 को आपका धामी गोलीकांड हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि सोनितपुर का नया नाम क्या है। तो सोलन है, शिमला है, सिरमौर है, सराहन है। तो सोनितपुर का जो नया नाम है वो है आपका सराहन। सराहन जो है वो सोनितपुर का नया नाम है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको शिला पर्वत चोटी किस जिले में स्थित है। तो शिला पर्वत चोटी जो वो सोलन में स्थित है, शिमला में, सिरमौर में या किन्नौर में। तो शिला पर्वत चोटी जो वो हिमाचल प्रदेश के किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि द ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है। तो ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क चंबा में स्थित है, लाहौल स्पीति में, मंडी में या कुल्लू में। तो ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क जो वो हिमाचल प्रदेश के कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज का 15 क्वेश्चन है टोटल आज के। आपके 15 में से आपका स्कोर कितना है वो अपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना है। अच्छा, तीर्थन वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है। तो चंबा में है, किन्नौर में है, कांगड़ा में है या कुल्लू में है। तो जो तीर्थन वन्य जीव अभयारण्य आपका ये हिमाचल प्रदेश के ये भी कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। तो ये था आपका आज का सेशन। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।